हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम हर सब्जेक्ट के कर रहे हैं। इसी क्रम में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर हमने किया भी है। अगले चैप्टर के साथ हम आज फिर उपस्थित हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता का जो व्यवहार है, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, उसका जो सिद्धांत है, ये सारी चीजों पर डिस्कशन करते हुए इनसे संबंधित जो प्रश्न है उनको भी चर्चा करेंगे। उसके पहले स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कक्षा 6 से 12 तक के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा आपके लिए लेकर आया है। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करते हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, चाहे जिस भी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो, बिहार बोर्ड हो, आपके कक्षा 6 से 12 तक के सभी विषयों के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको कहां मिलने वाले हैं? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाली हैं। यानी एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम पैकेज खरीदने की जरूरत नहीं है। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है जहां निःशुल्क आपको पूरी शिक्षा हिंदी माध्यम में उपलब्ध कराई जा रही है। यह मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की शानदार टीम है। इसके साथ आप जुड़कर अपने सभी विषयों से संबंधित सारे चैप्टर्स को हल कर सकते हैं। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण चैप्टर, और वह है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, यानी कंज्यूमर्स बिहेवियर जो है, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस अभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए यूपी बोर्ड में, उन क्वेश्चंस का थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अंग्रेजी में मार्जिनल यूटिलिटी। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये, ठीक है। मैंने प्रीवियस वाले क्लास में भी, यानी प्रीवियस जो पीवाईक्यू हम कर रहे थे पहले चैप्टर का, उसमें भी आपको बताया था कि सीमांत या जो मार्जिनल शब्द है ये अर्थशास्त्र के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी एक अतिरिक्त की बात जहां आती है, चाहे लागत, चाहे उत्पादन, चाहे उपयोगिता, हर जगह मार्जिनल शब्द आता है। अब सीमांत उपयोगिता है क्या? अब इसके पहले कि मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको जरूर टेबल वाइज दिखा देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, लेट्स सपोज कि किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता होगी उसको कहा जाता है टोटल यूटिलिटी, यानी कुल उपयोगिता। एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब आपको एक सिंपल टेबल में समझाता हूं, वहां से आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। लेट्स सपोज 10 8 6 4 2 0 -2। अब मान लीजिए कोई ये है यूनिट या इकाई, कितनी इकाई का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? पहली इकाई इस्तेमाल किया, टोटल यूटिलिटी आई 10। दूसरी इस्तेमाल किया 18। मान लीजिए तीसरी इस्तेमाल किया 24 यूनिट मिला। चौथा इस्तेमाल किया 28 यूनिट मिला। पांचवा किया 30 मिला। छठा किया फिर 30 हुआ, और सातवां किया तो 28 हो गया। अब देखिए इस सभी सारी चीजों को ध्यान से समझिए। आपको लग रहा होगा सर ये आपने क्या कर दिया। सीमांत उपयोगिता, इस टेबल को आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं तो शुरुआत उससे जो मिलने वाला कुल उपयोगिता है वो कहलाती है टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता। इसको कहते हैं कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता, ठीक है। और हर अगली इकाई पर जो उपयोगिता ऐड होती है उसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता। जैसे ध्यान से समझिए, पहली रोटी आपने खाई, अच्छा ये भी कंफर्म है कि जब आप पहले कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा सेटिस्फाई करती है, धीरे धीरे उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। आ रही बात समझ में? टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आप कोई रोटी खा रहे हैं तो रोटी से आपको जो एनर्जी मिल रही है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हर बार जो मिलने वाली एनर्जी, जो इंटरेस्ट है, जो उसमें होने वाला आनंद है, वो हर बार कम होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने पहली रोटी खाई या पहला ब्रेड खाया, आपको 10 यूटिलिटी मिली और उतना ही आनंद भी आ रहा होगा, उतनी ही आपकी सीमांत उपयोगिता हुई। जैसे ही आपने दूसरी यूनिट की तो अब थोड़ा सा यूटिलिटी कम हो जाएगा, अब आपको उतना ही यूटिलिटी नहीं मिलेगा जो आप पहले में मिल रहा था। तो अब कितना हुआ? 10 से 8 हो गया। देखिए ये कितना हो गया? दूसरी रोटी में आपको कितनी यूटिलिटी मिली? 10 18। पिछले वाले में सुपर को माइनस कर दीजिए, 8 यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी मिली। जब तीसरा आपने लिया तो थोड़ा इंटरेस्ट और कम हो गया, बढ़ तो गया, आपकी उपयोगिता बढ़ रही है लेकिन पहले से कम। पहले जो 10-10 यूनिट, एक रोटी में जो 10 उपयोगिता मिल रही थी, अब वो उपयोगिता कम होती जा रही है, 18 से 24 हो गई। अब यहां क्या हो गया? गैप कितने का आ गया? केवल 6 ही आपको इंटरेस्ट आया एक्स्ट्रा, एडिशनल, अतिरिक्त। होता क्या है, एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग के बाद, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के बाद कंज्यूमर की जो टोटल यूटिलिटी में बढ़ोतरी होती है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो 1 से 2 जैसे ही आपने इस्तेमाल किया, 10 से 18 हुआ, कितने का चेंज आया? 8 का। तीसरे यूनिट करते ही 18 से 24 हो गया, 6 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। 24 से 28 हो गया, 4 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला।
28 से 30 हो गया, 2 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। अब जब छठी रोटी खाई तो फिर उसको 30 पर ही अब यूटिलिटी है, अब उसका पेट भर चुका है, अब उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला। अब भी अगर वो कंजम्पशन जारी रखेगा तो अब हो सकता है उसका पेट खराब हो जाए, हो सकता है उसका हाइजीन खराब हो जाए, हो सकता है उसका इंटरेस्ट लॉस होने लगे, नेगेटिव में जाए। तो 30 से 28 हो गया, -2 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। यानी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के बाद कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसी को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अरे बात समझ में, देख लीजिए, ये कुल उपयोगिता है और सीमांत उपयोगिता क्या है, इसके बीच का गैप है। अच्छा, ये TU है, ये MU, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, TUN -1 माइनस TUN। अब देखिए ध्यान से समझिए यहां जो आपको बताया गया है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा एक सेकंड, TUN माइनस TUN -1 मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये यहां की अगर सीमांत उपयोगिता आपको निकालनी है, लेट सपोज ये दूसरी वाली सीमांत उपयोगिता निकालें, तो क्या करेंगे, ये TU है, TUN यानी इस नंबर वाला TU और इसके ऊपर वाले TU में से माइनस करना है, इसलिए TUN, ये TUN 18 हो गया और उसके ऊपर वाला n माइनस n, एक ऊपर वाला क्या TU है, 10 है, तो 18 माइनस 10 कितना हो गया, 8 आ जाएगा। TUN माइनस TUN -1 यानी जो सीमांत उपयोगिता निकालनी है वो वाला जो टोटल यूटिलिटी होगा वो TUN हो जाएगा और उसके ऊपर वाले में से उसको ऊपर वाले उसमें से माइनस कर दीजिए, n-1 वाले को माइनस कर दीजिए तो सीमांत उपयोगिता निकल जाएगी। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 28 से 30 हुआ है, मान लीजिए अगर ये वाली सीमांत उपयोगिता निकालनी होती तो ये हो गया TUN और ये ऊपर वाला हो गया TUN -1, तो इस 30 में से 28 को माइनस कर देंगे, 30 माइनस 28 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये सीमांत उपयोगिता ऐसे निकाली जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है ये एक कंसेप्ट, आप समझ लीजिएगा। अब दोनों को जब आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कुछ ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये MU कर्व हो जाएगा माइनस में, ये TU कर्व हो जाएगा और ये जब हाईएस्ट होता है तो ये 0 होता है। इसका मैं अलग से जब क्लास आपको बताऊंगा तो TU MU का रिलेशनशिप जरूर समझाऊंगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है यूपी बोर्ड 2020 में। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि सीमांत उपयोगिता क्या है, इसका क्या आशय है। तो किसी वस्तु की दी हुई मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उसके उपभोग में 1 इकाई बढ़ाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। मतलब कोई भी उपभोग आप कर रहे हैं उसमें 1 यूनिट और बढ़ा लीजिए, अगर आप 5 रोटी खा रहे हैं उसका 1 रोटी और छठी रोटी खाने के बाद 1 एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन के बाद, उपभोग के बाद जो कुल उपयोगिता में बढ़ोतरी होती है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, TUN माइनस TUN -1, ये फॉर्मूला है। यानी इस वाले टोटल यूटिलिटी में से ऊपर वाले टोटल यूटिलिटी को माइनस कर दीजिए, तो ये MU क्या बोलते हैं, MU होता है मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता, और TU यानी कुल उपयोगिता, और ये कुल उपयोगिता जो ऊपर वाली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरी में इसी चैप्टर से पूछा गया है कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। यानी वो कौन कौन सी चीजें हैं जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब देखिए, यानी मांग को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। अब इसमें देखिए कई इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मांग को प्रभावित करती हैं। मांग को प्रभावित यानी मांग को घटाने बढ़ाने की कुवत रखती हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज आता है, अब इसमें 2 भाग हो जाते हैं, एक भाग वस्तु की कीमत और एक भाग उसके अलावा जो चीजें हैं। इसीलिए जब डेफिनेशन लिखा जाता है तो लिखा जाता है कि कीपिंग द अदर थिंग्स सेम, रिमेनिंग अदर थिंग्स सेम, यानी कीमत अलग और बाकी चीजें अलग। यानी एक सबसे प्रमुख चीज जो मांग को प्रभावित करती है वो वस्तु की कीमत है, वस्तु का मूल्य है, और वस्तु के मूल्य के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो मांग को प्रभावित करती हैं, पर वो उसके अलावा है, उससे कम इंपॉर्टेंस वाली चीजें हैं। इसीलिए जो मांग का नियम है, जो लॉ ऑफ डिमांड है, वो वस्तु की कीमत वाली चीजों पर निर्भर करता है। अब जरा सा इसका भी समझ लीजिए एक शॉर्ट में, तब आगे मैं इस चैप्टर को इस कंसेप्ट को आपको जरूर समझाता हूं। अब जैसे देखिए, एक होता है इसमें मांग का नियम, ये मैंने प्रीवियस PYQ में भी बताया था, जिसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। अब मैं एक लाइन लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें लिखता है अन्य चीजें सामान्य रहने पर, सामान्य रहने पर यदि कीमत
बढ़ती है, मैं सिंबल से बता देता हूं, ये बढ़ने का सिंबल है, ठीक है। यदि कीमत बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। अगर कीमत की बात आएगी तो मांगी गई मात्रा की बात आएगी, मांगी गई मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तथा यदि कीमत घटती है, डाउन आ रही है, तो मांगी गई मात्रा, ये सेम चीज बढ़ जाएगी। ये क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड। अब ये अन्य चीजें जो सामान्य की बात की जा रही है, ये अन्य चीजें सामान्य रहने पर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैटरस पेरिबस। कैटरस पेरिबस बहुत महत्वपूर्ण चीजें, ध्यान से समझिए, अगर परीक्षा में ये शब्द इस्तेमाल कर दिया तो अच्छा नंबर मिलेगा। अन्य चीजें सामान्य रहने पर यदि कीमत बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा घटेगी, यदि कीमत घटती है तो मांगी गई मात्रा बढ़ेगी। अब सब ये लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का नियम है, अपने आप में एक क्वेश्चन अलग से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये आता है भाई कि अन्य चीजें क्या क्या हो सकती हैं, और कीमत तो एक चीज है ही है, तो अन्य देख लेते हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं जो मांग को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या मांग को प्रभावित करने वाली चीजें। तो उसमें पहला क्या आ जाएगा, सबसे पहला क्या आ जाएगा, वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत मैं अलग से आपको इसलिए बता रहा हूं कि चीजें आप साथ साथ में रिवाइज हो जाएंगी। दूसरा क्या आ सकता है, जो दो तीन महत्वपूर्ण चीजें वो मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरा क्या आ सकता है, हाँ, उपभोक्ता की आय। ठीक, मैं क्यों लिख रहा हूं अभी समझा देता हूं आपको कि रीजन क्या है। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण क्या आ सकता है, संबंधित वस्तुओं की कीमत। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहां क्या था, उस वस्तु की कीमत, खुद उस वस्तु की कीमत जिसकी मांग हो रही है, यहां संबंधित वस्तु की कीमत, उसको बोलते हैं रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या आ सकती है, जनसंख्या। ठीक, और क्या प्रभावित कर सकती है मांग को, उपभोक्ता की पसंद। ठीक है, अब देखिए और भी चीजें हैं, उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 4-5 चीजें आपने देख ली, ये ऐसी चीज है जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित कर सकती है। प्रभावित मतलब या तो बढ़ा सकती है या घटा सकती है। जैसे मान लीजिए वस्तु की कीमत वाला भी हमने चर्चा किया, वस्तु की कीमत में लॉ ऑफ डिमांड हमने देखा। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा, लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा कि अगर वस्तु अन्य चीजें सामान्य रहे तो अगर कीमत बढ़ जाए तो मांग घट जाएगी, मांगी गई मात्रा घटेगी, और कीमत अगर घट जाए तो मांगी गई मात्रा बढ़ेगी। ठीक, अब ये इसके अलावा ये जितनी चीजें हैं, इस कीमत के जितने चीजें हैं, ये अन्य चीजें हो जाएंगी, कीमत के अलावा अन्य चीजें। ठीक है, ये अन्य चीजें हो गई, क्या, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत, जनसंख्या, उपभोक्ता की पसंद, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये अदर थिंग्स हो जाएंगी, और वस्तु की कीमत मेन चीज है। आ रही बात समझ में? तो एक तो मांग को प्रभावित करेगी वस्तु की कीमत। अच्छा, आप कीमत वाले में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कीमत और मांग का क्या संबंध है, नकारात्मक संबंध है, यानी निगेटिव संबंध, निगेटिव रिलेशनशिप। निगेटिव रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि यदि एक बढ़ेगा तो दूसरी घटेगी, एक घटेगी तो दूसरा बढ़ेगा। ये अगर चीज आपको ध्यान रही तो एग्जाम में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। वस्तु की कीमत और उसकी मांग में हमेशा निगेटिव रिलेशनशिप होता है ना। मैं ये बेसिक चीजें आपको बताते चल रहा हूं, एग्जामिनेशन आ रहे हैं और भी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो अब वस्तु की कीमत तो मांग को प्रभावित करती है। आय और कीमत में, उपभोक्ता की आय और मांग में क्या होता है, सकारात्मक संबंध होता है। किसी उपभोक्ता की अगर आय बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, घटेगी तो घट जाएगी। संबंधित वस्तुओं की कीमत, संबंधित वस्तुएं दो तरह की होती हैं, एक पूरक वस्तुएं, एक स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसको बोलते हैं, एक के जगह दूसरी इस्तेमाल होने वाली, और पूरक वस्तुएं अलग हो गई, इसको चर्चा अलग से करेंगे। जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, घटेगी तो घटेगी। उपभोक्ता की पसंद अगर किसी वस्तु के लिए ज्यादा है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, नहीं है तो। अब देखिए,
जब कीमत की बात होती है तो ये चीजें बराबर रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, और जब इनकी बात होती है तो कीमत चेंज नहीं होती है। मतलब कीमत को इक्वल रख दिया जाए और इन चीजों की ध्यान दिया जाए तो मांग घट और बढ़ सकती है, और यहां इन चीजों को बराबर रखा जाए और कीमत को घटाया बढ़ाया जाए तो भी मांग घट बढ़ सकती है। इस तरह ये कंसेप्ट काम करता है। तो क्वेश्चन आपका यह है कि वस्तु की मांग को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने अभी देखा था कि क्या करती है, वस्तु का मूल्य सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। हालांकि उस वस्तु की मांग केवल मतलब मांगी गई मात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसके अलावा क्योंकि जब भी कीमत और मांग की आप चर्चा करेंगे और वहां पर केवल मांग लिख देंगे तो आंसर कट भी सकता है, नंबर कट सकते हैं। तो वस्तु की मांग तो सही है, लेकिन आप बेहतर होगा कि लिखें कि मांगी गई मात्रा, अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। बाकी सिंपल केसेस में आप मांग लिख सकते हैं, मांगी गई मात्रा घटती है। ठीक है, तो वस्तु की मांग कम हो जाती है और वस्तु का मूल्य घटने पर उस वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरह वस्तु का मूल्य मांग को प्रभावित करता है। दूसरा, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। अभी हमने कहा कि वस्तु की के लिए अगर उपभोक्ता की कोई पसंद या रुचि है तो वो मांग को उसी हिसाब से करेगी, वहां कीमत काम नहीं करेगा। कीमत घटे या बढ़े, अगर आपको उस वस्तु में रुचि बहुत है तो आप ज्यादा मांग करेंगे, रुचि नहीं है तो सस्ते में भी नहीं खरीदेंगे। तो यदि उपभोक्ताओं की रुचि तथा समाज में प्रचलित फैशन में परिवर्तन हो जाता है तो नए फैशन की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत अगर वस्तुओं के फैशन से बाहर हो जाते हैं तो उनकी मांग में ऑटोमेटिक कमी आ जाती है। आ रही है ना बात समझ में। तो जैसे अब आप देख सकते हैं कि पुरानी जो घड़ियां होती थी उसकी जगह पे स्मार्ट वॉचेस आ गए, तो पुरानी घड़ियों की डिमांड वैसे ही कम होने लग गई। इसी तरह से टेक्नोलॉजी में जो चेंज होता है, तकनीक में जो परिवर्तन है, या रुचि या फैशन में जो परिवर्तन है, वो भी वस्तु की मांग को क्या करता है, प्रभावित करता है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। जब देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर दी जाती है तो सामान्य कीमत स्तर ऊंचा हो जाता है और वस्तुओं की औसत मांग कम हो जाती है। यह बेसिकली रिलेटेड है महंगाई। ठीक है ना। जब यानी कि अगर क्या होगा, कीमत का स्तर ऊंचा हो जाए तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी और देश में मुद्रा की मात्रा कम कर दी जाती है, यानी मनी सप्लाई। ये आपने जो आपका आपने देखा होगा समष्टि अर्थशास्त्र में जो राजकोषीय और मौद्रिक नीति जो आप पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग में और बजट वाले चैप्टर में, तो उसमें आप देखते हैं कि मौद्रिक नीति से मुद्रा की जो मात्रा है या मनी सप्लाई को घटाया बढ़ाया जाता है। तो अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो लोगों के पास पैसा ज्यादा रहेगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे, पैसा कम रहेगा तो डिमांड कम करेंगे। आय में परिवर्तन, अभी हमने देखा था उपभोक्ता की आय, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो वस्तुओं की मांग ज्यादा करेगा, अगर उपभोक्ता की आय घटेगी तो वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। ऋतु और मौसम में परिवर्तन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मौसम में परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए अब सर्दी आ जाएगी तो गर्म कपड़ों की डिमांड मार्केट में आ जाएगी। मान लीजिए गर्मी आ जाएगी तो आप फ्री में भी स्वेटर बेचिए, कोई जल्दी नहीं लेगा, उसको क्या चाहिए, गर्मी के कपड़े चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं जो है ऋतुओं के कारण, मौसम के कारण भी डिमांड घटता और बढ़ता है। जनसंख्या में परिवर्तन, अभी मैंने बताया कि अगर कहीं किसी देश में या किसी स्थान पर जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां पर संसाधनों की, चीजों की, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और अगर जनसंख्या नीचे आएगी तो वस्तुओं की डिमांड घटेगी। तो ये एक तरह से पॉजिटिव रिलेशन है जनसंख्या और डिमांड का, एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ेगी, एक के घटने से दूसरी घटेगी। हालांकि मांग के बढ़ने घटने से जनसंख्या घटने बढ़ने नहीं लगेगी, लेकिन जनसंख्या के घटने बढ़ने से मांग घटेगी बढ़ेगी। व्यापार की दशाओं में परिवर्तन, तेजी काल, यानी कि जब बूम पीरियड रहता है इकोनॉमी में, तेजी काल में लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, जिसके कारण कीमतों में बढ़ने के बावजूद वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। मान लीजिए इकोनॉमी में जो है अगर बूम पीरियड है, सबको अच्छा रोजगार मिला हुआ है, सबको इंप्लॉयमेंट मिला हुआ है, सबकी इनकम बढ़ रही है, तो अगर उस स्थिति में अगर कीमतें बढ़ती भी हैं तो भी मांग बढ़ती जाती है। लेकिन जो मंदी का काल आता है, मंदी काल में जिसको डिप्रेशन कहते हैं, मौद्रिक आय में कमी हो जाती है। इससे लोगों को क्या होती है, क्रय शक्ति। ठीक है, होता क्या है, जब बूम पीरियड या जिसको कह सकते हैं तेजी जो काल होता है, इसमें क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर इसको अंग्रेजी में कहते हैं, परचेजिंग पावर। तो अगर परचेजिंग पावर ठीक है तो डिमांड वो ज्यादा करेंगे, अगर परचेजिंग पावर कम है तो डिमांड कम हो जाएगी, तो वस्तुओं के लिए मांग में कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, इसलिए मैंने उस पर थोड़ा सा समय देकर आपको समझाने की कोशिश की है। अगला प्रश्न है कि मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारकों को लिखिए। इलास्टिसिटी जो डिमांड की होती है वो किन कारणों से जो है निर्धारित होती है। तो एक तो वस्तु की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ गुड, किस तरह की वो चीज है, नेचर ऑफ गुड। देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था, प्रीवियस सेशन में भी, कि अगर कोई ऐसी वस्तु है जो अपने आप में बड़ी अनिवार्य या आवश्यक है तो उसकी मांग की लोच बहुत नहीं रहेगी या शून्य भी हो सकती है।
अच्छा, मांग की लोच का मतलब क्या है कि भाई कीमत में परिवर्तन होने से अच्छा मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो मैंने आपको नमक का उदाहरण दिया था कि नमक एक ऐसी वस्तु है जो आपकी आवश्यक आवश्यकताओं में शामिल है। अगर ऐसी वस्तु जो आवश्यक आवश्यकताओं में शामिल है तो उसमें कीमत में होने वाले परिवर्तन का उसके मांग में होने वाले परिवर्तन पे बहुत असर नहीं पड़ता, लेकिन इसके विपरीत दूसरे वस्तु में पड़ता है। तो अब किस तरह की वस्तु है ज्यादा जाना जरूरी है। सामान्यतः अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, इनइलास्टिक होती है। मैंने आपको बताया था कि जो अनिवार्य आवश्यकताएं आपकी हैं उसकी पूर्ति करने वाले जो वस्तु होंगी उनकी मांग बेलोचदार होगी या इनइलास्टिक होगी, क्योंकि इन आवश्यकताओं को अधिक समय तक असंतुष्ट नहीं रखा जा सकता। इसके विपरीत आरामदायक आवश्यकताएं, ठीक है, जिसको हम कंस्पिशियस नेसेसिटीज कहते हैं अंग्रेजी में, जो आपको आराम देने वाली या जो शौक पूरे करने वाले जो वस्तुएं होती हैं, अगर बहुत महंगी हो तो कुछ दिन के लिए आप उसको छोड़ भी सकते हैं। आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं की मांग औसत लोचदार या विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक या अत्यधिक लोचदार होती है। ठीक है, तो जो भोग विलास की या जो आप कह सकते हैं कि बहुत जरूरी नहीं है, उन वस्तुओं की मांग ज्यादा इलास्टिक होती है। यानी अगर बहुत कीमत घट गई तो अचानक लोग मौज मस्ती करने ज्यादा जाने लगेंगे, और अगर बहुत उसकी प्राइस बढ़ गई तो कहेंगे छोड़ो यार, 2-4 महीने नहीं करते हैं, 2-4 महीने ये चीजें नहीं इस्तेमाल करेंगे, या 2-4 महीने हम इन चीजों से अलग भी रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। तो नेचर ऑफ गुड बहुत इंपॉर्टेंट है कि वस्तु लोचदार होगी, मांग की नहीं। दूसरा, वस्तु की कीमत। प्रायः जिन वस्तुओं की कीमत ऊंची होती है उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। जिन वस्तुओं की कीमत मध्यम श्रेणी की होती है उनकी मांग की लोच सामान्य होती है। जैसे मान लो कोई चीज पहले से ही 2 लाख की बिक रही है, तो अब अगर उसमें आप 2.5 लाख 3 लाख उसकी कीमत कर दें तो कहेंगे नहीं यार, पहले ही इतना पैसा लग रहा था, अब तो नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन जो मिडिल रेंज वाली चीजें हैं उसमें अगर 10-20 रुपए 100 रुपए आगे पीछे भी हो गया तो कहना ठीक है, चलो मैनेज कर लेते हैं। तो जो ज्यादा कीमत वाली वस्तुएं होंगी उनकी मांग ज्यादा लोचदार होगी, और जो मध्यम प्राइस वाली चीजें होंगी उनकी मांग लोचदार कम होगी। जिन वस्तुओं की कीमत मध्यम श्रेणी की होती है उनकी मांग की लोच सामान्य होती है, जबकि बहुत सस्ती और बहुत कम मूल्य वाली वस्तुओं की मांग बहुत कम लोचदार होती है। तो कोई चीज अगर ऑलरेडी 2 रुपए की मिल रही है, वो 2.5 रुपए की हो गई तो भी लोग खरीद ही लेते हैं। कोई चीज 500 की मिल रही है, वो 550 की तो भी लोग खरीद लेंगे। लेकिन कोई चीज अगर 5 लाख की पहले ही मिल रही है, वो अगर 6 लाख की हो जाए ना, तो फिर उसमें लोच ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा प्राइस की वस्तु होगी उतना उसकी लोच ज्यादा होगी, जितने कम प्राइस की वस्तु होगी उसकी उतनी लोच उतनी ही कम होगी। मांग की लोच ऊंची कीमतों के लिए पर्याप्त होती है, और जैसे जैसे कीमतें घटती जाती हैं वैसे वैसे लोच भी घटती है। और यदि कीमतें इतनी गिर जाती हैं तो तृप्ति की सीमा आ जाती है, तो लोच धीरे धीरे विलीन हो जाती है ना। यानी इसमें आप कह सकते हैं बहुत महंगी वस्तु, ठीक, मध्यम कीमत, बहुत कम कीमत की वस्तु। ठीक, जो बहुत महंगी वस्तु होगी उसकी अधिक लोचदार मांग होगी, अधिक लोचदार। जो मध्यम कीमत होगी कम लोचदार मांग होगी, और जो बहुत कम कीमत की होगी बहुत कम लोचदार, या कभी कभी ये बेलोचदार मांग भी हो सकती है, बेलोचदार। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर मार्शल ने ये बात बताया है। ठीक है, चलो, मार्शल बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, चलो ग्रेट। अब आता है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अंग्रेजी में, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। यानी अगर किसी वस्तु की सब्स्टिट्यूट्स उपलब्ध हैं, किसी वस्तु के बदले इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं उपलब्ध हैं, तो लोच कैसे होगी, और नहीं है तो कैसे होगी। तो यदि किसी वस्तु की अनेक स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध हैं तो उसकी मांग अधिक लोचदार होगी, जाहिर सी बात है। भाई मान लीजिए ये पेन है, इस पेन के अलावा दुनिया में कोई पेन ना हो, तो प्राइस घटे या बढ़े आप मजबूरी में इसको खरीदते रहेंगे, कोई इसमें इलास्टिसिटी इसके डिमांड में नहीं आएगी। लेकिन अगर इस पेन के बदले में हजारों ऑप्शंस अवेलेबल हो तो इसकी मांग ज्यादा इलास्टिक होगी, क्योंकि आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसके बदले दूसरे पेन को ले सकते हैं। ठीक है जी।
क्योंकि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर अन्य स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग किया जाने लगेगा। इस प्रकार स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें भी मांग की लोच को प्रभावित करती हैं, जाहिर सी बात है। अब पहले भी और जो अन्य गुण था, जो रिलेटेड गुण मैं आपको बता रहा था कि स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, इसका भी अंतर आप समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए दो वस्तुएं होती हैं, स्थानापन्न, ठीक है, और एक होती है पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। अब देखिए, इसको कहते हैं अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है जी। अच्छा, स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वो वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होती हैं, प्रयोग होती हैं। ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? वो वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। यहां उदाहरण क्या आप लिख सकते हैं? गेहूं या चावल, है ना भाई। आप रोटी खा लीजिए, नहीं रोटी खाना है उसके बदले में आप चावल खा लीजिए। लेकिन यहां जैसे आप कार और पेट्रोल, कार पेट्रोल के बिना बेकार है, पेट्रोल कार के बिना बेकार है ना। यानी वो चीजें जो एक दूसरे के साथ में इस्तेमाल की जाएंगी वो पूरक वस्तुएं होंगी। अब देखिए इस चीज को समझिए, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं इनका अवेलेबिलिटी या इनकी कीमत दूसरे की कीमत को, मांग को प्रभावित करती है। मान लीजिए गेहूं अगर बहुत महंगा हो गया तो गेहूं छोड़ के लोग चावल इस्तेमाल करेंगे, चावल की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। और अगर चावल बहुत महंगा हो गया तो चावल छोड़ के लोग गेहूं की डिमांड, यानी एक की कीमत दूसरे की मांग को प्रभावित करेगी, है ना। ऐसे ही कार और पेट्रोल है। इसमें क्या होगा, अगर कार बहुत महंगी हो गई तो लोग खरीदना बंद कर देंगे, पेट्रोल की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। और अगर कार बहुत सस्ती हो गई तो लोग कार खूब खरीदेंगे, पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं भी की जो कीमतें हैं ये भी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। और वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग, यानी अगर किसी वस्तु का और बहुत सारा इस्तेमाल है तो जिन वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। तो फिर उनकी कीमत अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो मांग में भी बहुत छेड़छाड़ हो जाएगी, लोचदार ज्यादा होगी। और जिन वस्तु का कोई ज्यादा प्रयोग नहीं है उन वस्तुओं की कीमत में चेंज होने से उसकी मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा जाता। यानी कम वैकल्पिक प्रयोग है तो कम लोचदार होगी, ज्यादा वैकल्पिक प्रयोग है तो ज्यादा लोचदार होगी। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब देखिए प्रयोग का स्थगन। तो यदि वस्तु ऐसी है जिसके प्रयोग को सरलता से भविष्य के लिए स्थगित किया जाता है, यानी इसके प्रयोग के आप क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं, तो उसकी मांग अधिक लोचदार होगी। क्यों? जैसे मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु आई जिसकी कीमत बहुत बढ़ गई, तो आपको लगा यार इस वस्तु की कीमत इस समय बढ़ी हुई है, इस वस्तु को तो मैं 2 महीने बाद भी यूज कर सकता हूं, तो अब उसकी मांग आप रोक देंगे। आ रही बात समझ में? तो वो ज्यादा लोचदार होगी। लेकिन जिस वस्तु की अर्जेंसी है, जिसके आप मांग को स्थगित नहीं कर सकते, आप उसको टाल नहीं सकते, तो उस वस्तु की मांग कम लोचदार होगी। तो ऐसी वस्तु का प्रयोग सरलता से भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है तो उसकी मांग अधिक लोचदार होगी। लेकिन यदि वस्तु के प्रयोग को स्थगित नहीं किया जा सकता, यानी यदि वस्तु का क्रय करना अत्यंत आवश्यक है, तो वस्तु की मांग बेलोचदार होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी महत्वपूर्ण आवश्यक इमरजेंसी वस्तुएं होंगी उसकी मांग हमेशा बेरोजगार होती है। चाहे कीमत में आप घटाइए बढ़ाइए, लोग उसको खरीदेंगे, उतनी मांगेंगे। आय समूह क्या है? मांग की लोच इस बात पर निर्भर करती है कि क्रेता आय के किस समूह अथवा वर्ग में आता है। बिल्कुल ठीक बात। अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसको गरीब लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि उसकी मांग ज्यादा लोचदार हो रही हो, या और बहुत अमीर लोग हैं तो थोड़ा कीमत बढ़ा भी दीजिए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। प्रायः समृद्ध वर्गों के लिए वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। बिल्कुल ठीक बात, वही मैं आपको कह रहा था। मान लीजिए जैसे आप कार खरीदते हैं, अब कोई करोड़पति आदमी है या करोड़पति ग्रुप के लोग हैं, कार 10,000 महंगी हो गई, 50,000 दाम बढ़ भी गया तो कहते हैं छोड़ो यार मुझे खरीदनी है, मैं खरीदूंगा।
लेकिन अमीर जो मध्यम या जो नीचे के वर्ग के लोग हैं, यहां भी वही है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और बहुत नीचे वर्ग, जितना ऊंचे का वर्ग होगा उनके लिए मांग उतनी बेलोचदार होगी, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत नीचे रहेगी, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनके डिमांड के पैटर्न में। लेकिन जितने कम आय वर्ग वाले लोग होंगे उनकी डिमांड उतनी ही कम होती चली जाएगी, ठीक है। जबकि निर्धन वर्गों के लिए वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि मूल्य में होने वाला थोड़ा सा परिवर्तन भी निर्धन वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और वो फिर क्या करते हैं, मांग को घटाने बढ़ाने लगते हैं। जितनी मांग घटेगी बढ़ेगी उतनी लोचदारी बढ़ेगी। धन के वितरण का प्रभाव, धन के वितरण का मांग की लोच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर टॉजिंग का कथन है कि सामान्यतः समाज में धन का असमान वितरण होने पर मांग की लोच बेलोचदार होती है, और धन के समान वितरण पर मांग लोचदार हो जाती है। ठीक बात है, अगर आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करेंगे, धन को बराबरी में बांटेंगे तो लोचदार नहीं होगा, ज्यादा लोचदार होगा। और अगर मांग जो धन है उसको आप कह सकते हैं कि असमान वितरण करेंगे तो फिर क्या होगा, ये बेलोचदार हो जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये लोचदार मांग की लोच को प्रभावित करने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता के संतुलन से क्या तात्पर्य है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। उपभोक्ता के संतुलन को अनधिमान वक्र की सहायता से समझाइए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, उपभोक्ता का संतुलन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि जब वो अपनी इनकम को खर्च कर रहा है तो उसे मैक्सिमम या अत्यधिक संतुष्टि मिलनी चाहिए। ऐसा पॉइंट जहां पर उपभोक्ता को हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिले, अत्यधिक संतुष्टि मिले, वो उपभोक्ता का संतुलन है, सरल भाषा में। अब इसको दो तीन तरीके से दिखाया जाता है। एक प्राइस और सीमांत उपयोगिता के कंसेप्ट से दिखाया जाता है, और एक दिखाया जाता है अनधिमान वक्र के द्वारा। ठीक है, कैसे किया जाता है उसकी अभी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। उपभोक्ता का संतुलन, अर्थशास्त्र में उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जब एक उपभोक्ता दी हुई आय में एक या दो वस्तुओं को इस प्रकार खरीदता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर समझेंगे। अब इसमें कई तरीके से इस्तेमाल करके दिखाया जाता है। तो सबसे पहले है कि अनधिमान या उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कैसे की जाएगी। अब देखिए, एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब वो अपनी सीमित आय से वस्तुओं को उनकी दी हुई कीमतों पर खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सफल हो जाता है। देखिए, होता क्या है इसको समझिए। एक होती है बजट रेखा, ठीक, बजट रेखा। इस बजट रेखा का आकार कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, बजट रेखा बेसिकली क्या होता है, मुख्यतः रूप से यह दिखाता है कि कोई जो दो वस्तुएं हैं, आप अपनी आय में किस तरह उनको मैनेज करके खरीद पा रहे हैं। वस्तुओं के बंडल्स, मान लीजिए आपकी आय जो है 100 रुपए ही है, लेकिन आप क्या कर पा रहे हैं, कभी किसी एक वस्तु की 20 चीजें खरीद रहे थे, किसी की कम खरीद रहे थे, फिर एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की मांग को घटा के दूसरे वस्तु की मांग बढ़ाया। यानी अपने बजट में आप कैसे वस्तुओं की मांग को मैनेज कर रहे हैं, ये होता है बजट रेखा, ठीक है। इसकी डिटेल चर्चा भी हम करेंगे, अभी तो पीवाईक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक है आपका अनधिमान वक्र, ठीक, ये इंडिफरेंस कर्व जिसको बोलते हैं, आईसी कर्व, अनधिमान वक्र। अब ये जो अनधिमान वक्र है, इस अनधिमान वक्र को आपको पता है कि ये दो वस्तुओं के संयोग या कॉम्बिनेशंस हैं। अब जिस स्तर, मान लीजिए कई सारे अनधिमान वक्र हैं, और जहां पर ये बजट रेखा उसको टच करती है, मान लीजिए कि ये बजट रेखा ऐसे, ठीक, जहां पर ये बजट रेखा इस अनधिमान वक्र को छूती है, वो उपभोक्ता का संतुलन हो जाता है। अभी डिटेल में और देखते हैं कैसे, आगे देखिए। एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को तब प्राप्त करेगा जब वह अपने निम्नलिखित 3 शर्तों को पूरा करेगा। क्या क्या? उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, जैसा मैंने आपको बताया। मात्रात्मक रूप से एक्स वस्तु की वाई वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर एक्स तथा वाई वस्तुओं की कीमतों के अनुपात में बराबर होनी चाहिए। यानी जो सीमांत प्रतिस्थापन, हमने एमआरएस देखा हुआ है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एमआरएस जो एक्स वाई का है, वो दोनों की कीमतों का भी रेशियो बराबर होना चाहिए। आराम से समझिए, दोनों की कीमतों का जो अनुपात है और सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो एक अलग अनुपात होता है, वो दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक, ये महत्वपूर्ण बात है। दो यहां पर आपको कंडीशंस दिखाई दी। स्थायी संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की उन्नतोदर होनी चाहिए, अर्थात संतुलन बिंदु पर एमआरएस एक्स वाई घटती हुई होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक जो आपको फिगर में मैंने आपको समझाया, आगे आप देखेंगे भी। जैसे ये देखिए,
यहां आप देख रहे होंगे ये बजट रेखा है और ये इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। इस यहां पर अब कई मान लीजिए कई अनुमान वक्र हैं, IC1 है, IC2 है, ये IC3 है। ये जो IC है केवल इंडिफरेंस कर्व, यहां पर बजट रेखा टच कर रही है अनुमान वक्र को। यहां पर एक बात और होगी कि MRS दोनों वस्तु XY दोनों की MRS जो है ये बराबर होनी चाहिए PX/PY, इसका जो रेशियो है इसके बराबर होनी चाहिए। और यहां पर MRS घटती हुई होनी चाहिए। ये तीन वस्तुएं जब ये तीन चीजें जब सेटिस्फाई होती हैं तब जाकर आपको संतुलन यहां पर मिलता है। ठीक है, अब देखिए मान्यताएं इसमें क्या क्या साथ चलती हैं, दीर्घ उत्तर ही आपको डिटेल में बताना है। प्रत्येक उपभोक्ता का एक अनधिमान मानचित्र इंडिफरेंस मैप होता है। इंडिफरेंस मैप किसको कहते हैं? अनधिमान वक्रों का समूह। ठीक है, अनधिमान वक्रों का समूह। कई सारे अनधिमान वक्र होते हैं, है ना, और उसमें से जिस अनधिमान वक्र पर उसकी बजट रेखा टच करती है वो संतुलन होता है। तो प्रत्येक उपभोक्ता का एक अनधिमान मानचित्र होता है जो मुद्रा और वस्तुओं के संयोगों के लिए उसकी प्राथमिकता के क्रम को दर्शाता है। यह प्राथमिकता क्रम विश्लेषण की अवधि में परिवर्तित होता रहता है। दूसरा, उपभोक्ता के पास व्यय होती है, एक निश्चित राशि होती है, यानी उसका बजट लिमिटेड है। वस्तुएं समरूप और विभाजन योग्य हैं। ये सारी चीजें इसमें साथ साथ चलती हैं। उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान है। उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण है और वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। मतलब ये चीजें साथ से चलनी चाहिए तभी संतुलन होगा कि उपभोक्ता के पास इतना दिमाग होना चाहिए, इतना विवेक होना चाहिए कि कौन सी वस्तु हमको लेनी है, कौन सी नहीं। वस्तुएं X और Y की कीमतें स्थिर होती हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। ये सारी चीजें अगर हैं और तीन वो कंडीशन कि इंडिफरेंस कर्व या जो अनुमान वक्र है वहां बजट रेखा के बराबर हो, जो कीमतों का अनुपात है MRS के अनुपात के बराबर हो, है ना, ये दोनों तीन चीजें साथ में चली और MRS घटती हुई होनी चाहिए। अगर विश्लेषण करें तो रेखा चित्र 10 में एक उपभोक्ता का अनुमान रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। संतुलन की प्रथम शर्त के अनुसार उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होता है जिस पर कीमत रेखा यानी बजट रेखा जो है या प्राइस लाइन जिसको आप कह सकते हैं अनादिमान वक्र रेखा के इस संस्पर्शी होती है। रेखा चित्र 10 में ऐसी बिंदु है, आप बजट लाइन कह लीजिए या कीमत रेखा कह लीजिए, ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है। देखिए पहली शर्त के अनुसार ये स्पर्श कर रहा है यहां पर। अच्छा, उसके अलावा माना कि किसी बालक के पास 5 रुपए हैं। ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझिए। वह कुछ खिलौने तथा कुछ टॉफियां खरीदना चाहता है। माना एक खिलौना Y वस्तु है और ये 10 पैसे में मिलता है और एक टॉफी S वस्तु की कीमत 5 पैसे है। इसका अभिप्राय हुआ कि बालक दी गई धनराशि से 50 खिलौने और 100 टॉफी खरीद सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इनकम जो है, मान लीजिए किसी की आय यहां पर 5 रुपए बता दी गई और 2 गुड्स दे दिए गए, गुड Y और गुड X। तो खिलौने के गुड Y माना गया, उसकी कीमत कितना का है? 10 पैसे, 10 पैसे। 5 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 500 पैसे। तो अब वो चाहे तो 50 क्या खरीद सकता है? बालक 50 खिलौने खरीद सकता है। और अगर 100 टॉफी खरीदना चाहता है, उसकी कीमत कितनी है? 5 पैसे। X की कीमत 5 पैसे है। तो या तो वो पूरे 5 रुपए खर्च करके क्या खरीद सकता है? पूरे 5 रुपए खरीद करके वो 50 खिलौने खरीद सकता है और 100 टॉफी खरीद सकता है। ठीक, माने अगर एक चीज पे ही खर्च कर दे तो। लेकिन यदि बालक खिलौने और टॉफी दोनों खरीदना चाहता है तो वह 50 खिलौने और 100 टॉफियों के बच कोई मिश्रित संख्या को स्वीकार करेगा। ध्यान से समझिए, अगर वो केवल गुड बाई या खिलौने खरीद ले तो 50 खिलौने खरीद लेगा। केवल X के हिसाब से वो क्या खरीदे? टॉफी खरीदे तो 100 टॉफी खरीद लेगा। लेकिन अगर उसको ये लगता है कि दोनों में से कोई एक चीज, दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी खरीदनी है तो उसको कम करना पड़ेगा। टॉफी को 10 पीस, वो क्या करेगा? वो 50 खरीदने के बजाय 40 खरीदेगा। जो बचेगा पैसा उसे थोड़ा टॉफी खरीद लेगा। खिलौने और टॉफी दोनों को थोड़ा थोड़ा खरीदेगा। ठीक, अच्छा, स्वीकार कर उसे अंधिमान संतुष्टि प्राप्त हो सके, इसलिए वह ऐसा संयोग चुनेगा जहां दोनों वस्तुओं की कीमत संबंधों को स्पष्ट करने वाली रेखा अनधिमान वक्र रेखा पर स्पर्श करती हो। इस स्थिति को रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया है। तो इस स्थिति को आप रेखा चित्र से देख सकते हैं। ये कंडीशन आ रही है। ये एक ऐसी कंडीशन है, रेखा चित्र 10 में IC1, IC2, IC3 दिया गया है। देखिए ये IC3 है, इंडिफरेंस कर्व 3, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 1, ये 4 चीजें दी गई हैं। अब इन चारों में वो एक ऐसा संयोग जहां पर ये कीमत रेखा IC से टच कर रही है वो इक्विलिब्रियम कहलाती है। उदासीनता वक्र है जो खिलौनों तथा टॉफियों के बीच संयोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं जिन्हें दी हुई आय और कीमतों पर बालक क्रय कर सकता है। और देखिए डेफिनेशन भी होता है कि दी हुई आय और कीमत पर जब उपभोक्ता दो वस्तुओं के बीच एक ऐसा संयोग स्थापित करता है जब उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती रहे, उसे कहते हैं उपभोक्ता का संतुलन। ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता का
अनधिमान वक्र है उसकी कीमत रेखा के बराबर होगा, टच करता हुआ दिखाई देगा। जहां तक आईसी का प्रश्न है, साधनों के सीमित होने के कारण, उच्च कीमतों के कारण उपभोक्ता IC1 पर नहीं पहुंच पाता। अब देखिए ये इंडिफरेंस कर्व है, ये IC1 है, उपभोक्ता इसके ऊपर वाले IC पे नहीं जा सकता क्योंकि कीमत ज्यादा है, बजट यहीं तक है। और अगर इस IC के नीचे IC2 IC3 पर आए, यानी अंधिमान वक्र 2 या 3 पर आए, तो उसके पास बजट होते हुए भी वो कम खरीद रहा है तो संतुलन में नहीं होगा। इसके ऊपर वो जा नहीं सकता क्योंकि बजट उसका कम है, तो संतुलन वहां भी बिगड़ जाएगा। तो संतुलन में वो मात्र IC पे रहेगा क्योंकि उसके बजट रेखा के बराबर उसका अनधिमान वक्र बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहां देखिए, जहां तक IC का प्रश्न है, साधनों के सीमित होने के कारण अथवा उच्च कीमतों के कारण उपभोक्ता IC1 पर पहुंच नहीं पाता। इस प्रकार उपभोक्ता AB कीमत रेखा के कारण E बिंदु पर स्थित संयोग का ही क्रय करेगा। यही AB है और E बिंदु है। ई बिंदु सर्वाधिक संतुष्टि इसलिए प्रदान करेगा क्योंकि वह IC के उस उच्चतम बिंदु पर है जहां पर उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय के माध्यम से पहुंच सकता है। रेखा चित्र में E वह स्पर्शी बिंदु है जो अंधिमान वक्र और कीमत रेखा स्थित है, यानी वो कुल मिलाकर इस E बिंदु पर ही पहुंचेगा। इसके नीचे तो रहेगा नहीं क्योंकि और ऊपर खरीद सकता है, इसके ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि कीमत नहीं है, तो इस E बिंदु पर ही इसका क्या होगा, संतुलन हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व से संतुलन आपको दिखाना है तो आपको इसी प्रकार दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उपभोक्ता का संतुलन। स्मरण रहे कि ई बिंदु ही एक ऐसा बिंदु है जहां पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी क्योंकि इस बिंदु ई पर कीमत रेखा का ढाल अनादिमान वक्र के ढाल के बराबर है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। इस कीमत रेखा का जो स्लोप है, ये AB का जो स्लोप है, जो ये सीधी रेखा आई हुई है, ये स्लोप और ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, ये दोनों बराबर है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अच्छा इसके शर्त, दूसरी शर्त के देखिए, अगर दो वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर और दोनों की कीमत का अनुपात दोनों बराबर होना चाहिए। अतः ई बिंदु पर IC रेखा का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर है। आपको यह भी पता है कि IC रेखा का जो ढाल होता है या अनादिमान वक्र का जो ढाल होता है वो MRS ही होता है। ध्यान रखिएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वही ढाल होता है इंडिफरेंस कर्व का। तो ये कीमत के भी अनुपात के बराबर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कीमत रेखा का ढाल दो वस्तुओं के कीमत अनुपात को व्यक्त करता है, तो इसलिए x/y वस्तुओं की कीमत का जो अनुपात है वो इंडिफरेंस कर्व के अनुपात के बराबर है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये कीमत रेखा होती है ना, प्राइस लाइन जो होती है, इसका जो ढाल होता है वो दोनों प्राइसों का एक रेशियो होता है, दोनों गुड्स के जो प्राइस होते हैं उसका रेशियो होता है। तो वो रेशियो भी x/y वाला भी MRS के बराबर ई बिंदु पर ही हो रहा है। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनादिमान वक्र का ढाल इक्वल टू AB की कीमत रेखा का ढाल। ठीक है, ये आप यहां पे देख रहे हैं। ई बिंदु पर OB/OAB आप देख रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है ना, तो Y वस्तु की कीमत और Y वस्तु की कीमत, इन दोनों का रेशियो बराबर है। X तथा Y वस्तुओं की कीमत का अनुपात। संतुलन की तीसरी शर्त के अनुसार संतुलन बिंदु E पर अनादिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। ये एक तो आप ये देख रहे हैं, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, एक ये मूल बिंदु के प्रति। ठीक है, रेखा चित्र 11 में ई बिंदु एक स्थायी संतुलन का बिंदु नहीं हो सकता। यहां सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई न होकर बढ़ती हुई है, अतः x वस्तु संतुलन बिंदु k पर होगा। यहां पर एक दूसरे कर्व से दिखाया गया है, यहां पर k पर संतुलन दिखाया गया है। k पर संतुलन दिखाने का मतलब है कि यहाँ MRS घट रहा है। आप इस ई को मत देखिए, वो दूसरे ग्राफ में थी। इस k पर संतुलन है क्योंकि बजट रेखा यहां पर इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही है, और k जो पॉइंट है, इस k पर MRS भी घटती हुई है, इसलिए यह संतुलन होगा। तीसरी शर्त इसकी थी। ये तीन महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो आपको ध्यान रखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। स्पष्ट है कि उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति के लिए, अभी मैं देखिए आपको ये चीजें जनरलाइज फॉर्म में बता रहा हूं, मैं इसको डिटेल चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कीमत रेखा अनादिमान वक्र की संस्पर्शी होनी चाहिए। सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी MRS ये कीमत अनुपात के बराबर होनी चाहिए, यानी PX/PY के बराबर होनी चाहिए। MRS इक्वल्स टू MRS XY इक्वल्स टू PX/PY। अनादिमान वक्र रेखा मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होनी चाहिए। ये तीन शर्तें अगर रहेंगी तो उपभोक्ता का संतुलन बनेगा। अगला प्रश्न है, अनादिमान वक्र से आप क्या समझते हैं? सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए, मार्शल द्वारा प्रतिपादित उपयोगिता विश्लेषण की वैकल्पिक विचारधारा के रूप में हिक्स एवं एलन अर्थशास्त्रियों ने अनादिमान वक्र विश्लेषण की विचारधारा प्रस्तुत की। हिक्स एंड एलन का ये कॉन्सेप्ट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह विचारधारा क्रम सूचक दृष्टिकोण ऑर्डिनल व्यू पर आधारित है, जिसमें उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन क्रम सूचक प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ता के प्रेफरेंस देखे जाते हैं। प्रेफरेंस का मतलब, जैसे मान लीजिए यहां गुड X है और यहां गुड Y है, दो वस्तुएं हैं,
तो अगर गुड एक्स मान लीजिए पहले वो 10 लेता था, गुड वाई 10 लेता था, गुड एक्स 0 लेता था, फिर उसने प्रेफरेंस कहा कि नहीं हम इसका 8 खरीदेंगे और उसी प्राइस उसी बजट में 2 इसकी भी ले लेंगे, फिर इसको थोड़ा 6 करके इसको 4 ले लेंगे। ये जो उपभोक्ता का प्रेफरेंस है वो इसमें देखा जाता है। इसे इकाइयों के संदर्भ के स्थान पर वरीयता क्रम देकर व्यक्त किया जाता है। अनधिमान वक्र जो है ये दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या है। ये एक संयोग ए है, ये संयोग बी है, संयोग सी है। उपभोक्ता क्या करे, अलग अलग संयोग बना रहा है कि ठीक है पहले मैं 10 और 0 करता हूं, फिर 8 और 2 करता हूं। ये उपभोक्ता का जो व्यवहार इसमें दिखाई पड़ रहा है वो अनधिमान वक्र से दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग अनाधिमान अनुसूची अथवा उदासीनता अनुसूची या तटस्थता समूह बताते हैं। इस अनुसूची को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करके अनाधिमान वक्र प्राप्त किया जा सकता है। यानी इंडिफरेंस टेबल बनाइए, उस टेबल को ग्राफ बना दीजिए तो अनाधिमान वक्र हो जाएगा। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार अनाधिमान अनुसूची वह अनुसूची है जो कि दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है। टेबल की बात की जा रही है, कैसे संयोग बताती है, जिनसे किसी व्यक्ति को समान संतोष प्राप्त होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर गुड एक्स को घटा के गुड वाई बढ़ाया जा रहा है या गुड वाई को घटा के गुड एक्स बढ़ाया जा रहा है, लेकिन संतुष्टि समान मिलेगी। ठीक, यदि इस अनधिमान अनुसूची को एक रेखा के रूप में दिखाया जाए तो अनधिमान वक्र रेखा हो जाती है। मान लीजिए मैंने एक अनुसूची बना दी यहां पर कि ये गुड एक्स गुड वाई, इसका 10 इसका 0, इसका 8 इसका 2, ठीक है 2, इसका 6 इसका 4। अब ये ABCD कॉम्बिनेशन बन गया, संयोग बन गया। अब क्या हुआ, ये एक अनुसूची हो गई और इसी को जब मैं रेखा के रूप में ऐसे ऐसे इसको आईसी कर्व बना दूंगा तो ये अनधिमान वक्र हो जाएगा। ठीक है, ये बात बताई जा रही है यहां पर। प्रोफेसर वॉटसन के अनुसार अनधिमान अनुसूची दो वस्तुओं के संयोगों की अनुसूची है जिसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति उदासीन होता है और किसी एक को अन्य की तुलना में वरीयता नहीं देता। ऐसा नहीं होगा कि एक को ज्यादा प्रेफरेंस होगा एक को कम होगा। संक्षेप में अनधिमान वक्र रेखा का प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के साथ साथ संतुष्टि के समान स्तर को बताता है और इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता तटस्थ रहता है ना। हर बिंदु पर उपभोक्ता को रहेगा कि नहीं मैं न्यूट्रल हूं। उपर्युक्त अवधारणा को एक काल्पनिक उदासीनता अनुसूची के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। अगर आप एक अनुसूची बनाएं तो ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आम और संतरा दो वस्तु ले ली गई है। पहला बंडल क्या हुआ, 32 आम और 1 संतरा लिया गया। दूसरे में इस आम को कम करके 25 कर दिया गया, संतरे 2 कर दिए गए, तो एक संतरे के लिए 7 आमों की कुर्बानी दी गई। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सीमांत प्रतिस्थापन दर हो जाएगा। एक संतरा बढ़ाने के लिए कितने आम छोड़े गए, 7 छोड़ा गया। अगला संयोग क्या होगा, 20 आम करके 3 किया गया। अब यहां एक संतरे के लिए और 5 आम छोड़े गए। ठीक है ना, एमआरएस घटता जाता है, ये भी ध्यान रखिए, ये ध्यान रखेंगे आप, एमआरएस हमेशा घटता जाता है क्योंकि जैसे जैसे आगे उपभोक्ता बढ़ता है वो क्या करता है कि किसी दूसरे यूनिट के उपयोग के लिए पहले वाले यूनिट को कम छोड़ता है। पहले तो वो ज्यादा छोड़ेगा कि ठीक है मैं 7 आम छोड़ के एक संतरा बढ़ा लेता हूं। आगे जाके वो पहले वाले गुड्स को कम त्यागता है आगे वाले के लिए। फिर उसने क्या किया, अब 16 आम खाने शुरू किए। 16 आम के लिए फिर ये 16 आम के बाद 4 संतरे हो गए, तो एक संतरे के लिए 4 आम छोड़े, फिर एक संतरे के लिए 2 आम छोड़े। ये क्या है, एक तालिका है या अनुसूची आप कह सकते हैं, जिस अनुसूची से अनधिमान वक्र दिखाने की कोशिश की जा रही है। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि उदासीनता तालिका वह अनुसूची है जिसमें दो वस्तुओं के उन वैकल्पिक संयोगों को दिखाया जाता है जो उपभोक्ता को समान रूप से स्वीकार्य हो। जाहिर सी बात है, उपभोक्ता को हर कॉम्बिनेशन समान रूप से स्वीकार्य है, वो उसको पसंद करने के लिए तैयार है। अब उपर्युक्त तालिका को अगर रेखा चित्र से आप देखें तो ये संतरे और आम के हिसाब से दिखाया गया है कि जब वो, ये देखिए ये 30 है और ये 5 है। अब इस अगर आप टेबल को देखना चाहें तो पहले वो 32 आम ले रहा था और 1 संतरे ले रहा था। अब ध्यान से देखिए, ये 30 के ऊपर 32, ये 32 और ये संतरे कितने हो रहे थे उस समय, 1। फिर उसने क्या किया, उसका टेबल कहां गया, 25 से 2 आया, ये 25 लिया, फिर उसने 2 लिया, फिर 20 लिया, 3, ऐसे कर करके इसने अलग अलग फिर ये कॉम्बिनेशन बनता गया। और जब फिर ये कर्व कैसा बनाया गया, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन आईसी कर्व भी बन गया। ये उसका रेखा चित्र है, आप देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व का। तो तालिका और वक्र दोनों को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आम और संतरों के हिसाब से तालिका पहले बनाई गई और इस तालिका को आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, आप अपने एग्जामिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसीलिए जो ढाल होता है, जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है, वो एमआरएस को ही बोला जाता है। ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापन दर को ही ढाल कहा जाता है अनधिमान वक्र का। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो इस
चैप्टर से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण है आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। अनधिमान वक्र के तो विशेषताएं, इसका आकार, इसकी ढाल, सारी चीजें आप बार बार रिवाइज करते रहिए और सारे महत्वपूर्ण सवाल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। बने रहिए आप मैग्नेट बेंस हिंदी के साथ, क्योंकि कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा आपको प्रोवाइड की जा रही है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई करते हो। कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आपको, सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हम आप तक लेकर आते रहें, आपकी पढ़ाई को और ज्यादा आसान हम बनाते रहें। ठीक है स्टूडेंट, तो मैग्नेट बेंस हिंदी के साथ बने रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अलग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।